हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे प्राकृतिक आपदाएं एवं आपदा प्रबंधन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। साथ ही जानेंगे इतिहास की प्रमुख आपदाएं और आपदा प्रबंधन के रूप में भूकंप क्या है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सामान्य परिचय महाविपदाएं एवं प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। तो भौतिक भूगोल एवं भू आकृति विज्ञान के विशेषज्ञ के लिए पर्यावरण तथा भौतिक आपदाएं एक महत्वपूर्ण शोध का विषय है। मानव प्राचीन काल से ही प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होता रहा है। प्राकृतिक आपदाएं मानव के नियंत्रण के बाहर हैं। पर्यावरण आपदाओं में ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़, बर्फीले तूफान, सुनामी, महामारी इत्यादि सम्मिलित हैं। इन प्राकृतिक आपदाओं के अतिरिक्त बहुत सी आपदाओं के लिए मानव स्वयं जिम्मेदार है। महाविपदा और आपदा। महाविपदा या आपदा तो प्राकृतिक आपदाओं तथा महाआपदाओं से मानव सदैव पीड़ित रहा है। महाविपदा प्राकृतिक कारणों से आती है, परंतु मानव समाज एवं परिस्थितियों को भारी जानमाल का नुकसान पहुंचाती है। प्राकृतिक आपदाओं ने मानव पीड़ित ही नहीं होता, वह इनसे डरता भी है। महाविपदाओं के बारे में प्रायः भविष्यवाणी संभव नहीं होती तथा इनसे भारी तबाही होती है। महाविपदा से निपटने के लिए कुशल प्रबंधन की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक आपदाएं तो मानव के पूरे इतिहास में प्राकृतिक आपदाओं का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता रहा है। वास्तव में मानव सभ्यता के आरंभ से प्राकृतिक आपदाओं ने मानव समाज को बार बार प्रभावित किया है। प्राकृतिक आपदाओं ने प्रायः महाविपदाओं का रूप धारण किया, जिससे भारी तबाही मचती रही है। महामारी, भूकंप तथा बाढ़ भी इसी प्रकार की महाआपदाओं में सम्मिलित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की बाढ़ से प्रभावित होने वाली जनसंख्या की 90% जनसंख्या दक्षिण एशिया, दक्षिणी पूर्व एशिया तथा एशिया प्रशांत महासागर के देशों में रहती है। बाढ़ से प्रभावित होने वाले देशों में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान सम्मिलित हैं। विश्व रिपोर्ट के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वाले देशों में चीन के पश्चात भारत का दूसरा स्थान है। अब जानते हैं आपदाओं का प्रकार। तो आपदाओं के प्रकार में मानव समाज को प्रभावित करने वाली आपदाओं को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है भूगर्भीय आपदाएं। तो भूगर्भीय आपदाओं में ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, हिमस्खलन भूगर्भीय आपदाओं की श्रेणी में आते हैं। दूसरा है जलवायु आपदाएं। तो सागर का थल पर चढ़ना, जलाशयों में खरपतवार, तूफान के कारण तटीय अपरदन, बाढ़, सूखा तथा जंगलों में आग लगना जलवायु आपदाएं। जैविक आपदाएं तो जैविक आपदाओं में महामारी तथा जनता की स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है। चौथा है प्रतिकूल तत्व, युद्ध, उग्रवाद, अतिवाद, चरमपंथीवाद तथा विद्रोह इसकी श्रेणी में आते हैं। मूलभूत सुविधाओं का विघटन होना, जन समूह का नियंत्रण से बाहर होना, ये भी आपदाएं हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आपदा से तात्पर्य किसी क्षेत्र में हुए उस विध्वंस, अनिष्ट, विपत्ति या बेहद गंभीर घटना से है जो प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से या दुर्घटनावश या लापरवाही से घटित होती है, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में मानव जीवन की हानि होती है या मानव पीड़ित होता है या संपत्ति को हानि पहुंचती है या पर्यावरण का भारी क्षरण होता है। यह घटना प्रायः प्रभावित क्षेत्रों के समुदाय की सामना करने की क्षमता से अधिक भयावह होती है। आपदा का अर्थ क्या है? तो आपदा अचानक होने वाली विध्वंसकारी घटना को कहा जाता है, जिससे व्यापक भौतिक क्षति व जान माल का नुकसान होता है। यह वह प्रतिकूल स्थिति है जो मानवीय, भौतिक, पर्यावरणीय, सामाजिक क्रियाकलापों को व्यापक तौर पर प्रभावित करती है। अब जानते हैं कि भारत में
आपदा को कितनी श्रेणियों में बांटा गया, तो वह निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। तो पहली श्रेणी है जल एवं जलवायु से जुड़ी आपदाएं। चक्रवात, बवंडर एवं तूफान, ओलावृष्टि, बादल फटना, लू व शीतलहर, हिमस्खलन, सूखा, समुद्र क्षरण, मेघ गर्जन व बिजली का कड़कना, यह जलवायु जल जुड़ी आपदाएं हैं। दूसरा है भूमि संबंधी आपदाएं, जैसे कि भूस्खलन, भूकंप, बांध का टूटना, खदान में आग लगना। दुर्घटना संबंधी आपदाओं में है जंगलों में आग लगना, शहरों में आग लगना, खदानों में पानी भरना, तेल का फैलाव, प्रमुख इमारतों का ढहना, एक साथ कई बम विस्फोट, बिजली से आग लगना, हवाई, सड़क व रेल दुर्घटनाएं। जैविक आपदाएं महामारियां, कीटों का हमला, पशुओं की महामारियां और जहरीला भोजन। रासायनिक आपदाओं में है रासायनिक, औद्योगिक व परमाणु संबंधी आपदाएं, रासायनिक गैस का रिसाव और परमाणु बम गिरना इत्यादि। अब जानते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में। तो कानून का अधिनियम होने तक सरकार ने 30 मई 2005 को प्रधानमंत्री को अध्यक्ष के रूप में लेकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू होने के बाद अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप 27 सितंबर 2006 को NDMA का गठन किया गया, जिसमें 9 सदस्य हैं, जिनमें से एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में पदनामित किया गया है। प्राधिकरण को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में यथा परिकल्पित कार्य सौंपे गए। आपदा प्रबंधन के लिए नीतियाँ, योजनाएं, दिशा निर्देश निर्धारित करना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना तथा भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा तैयार योजना का अनुमोदन करना, राज्य योजना निर्मित करने के लिए राज्य प्राधिकरण के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करना, आपदाओं की रोकथाम अथवा उनकी विकास योजनाओं तथा परियोजनाओं में इसके प्रभावों को कम से कम करने के उद्देश्य से उपायों को सरकार की मंत्रालयों, विभागों द्वारा पालन किए जाने के दिशा निर्देश निर्धारित करना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कार्यकरण हेतु स्थूल नीतियां एवं दिशा निर्देश का निर्धारण करना, प्रशासन के उद्देश्य से निधियों के प्रावधान का अनुशंसा करना, आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां और योजनाओं के प्रवर्तन और कार्यान्वयन का समन्वय करना, बड़ी आपदाओं से प्रभावित दूसरे देशों को वैसी सहायता प्रदान करना जैसे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाए, न्यूनीकरण के प्रयोजनार्थ निधियों के प्रावधान की सिफारिश करने तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की कार्यप्रणाली के लिए व्यापक नीति या दिशा निर्देश निर्धारित करना। परामर्शकारी समिति। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 7 यह प्रावधान करती है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक सलाहकार समिति नियुक्त कर सकता है, जिसमें विभिन्न पहलुओं पर सिफारिश करने के लिए आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञ शामिल होंगे और इसकी सहायता केंद्र सरकार द्वारा गठित की जाने वाली राष्ट्रीय कार्यकारी समिति द्वारा की जाएगी। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और केंद्र सरकार की सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम धारा 14 सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में अध्यादेश जारी करके एक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करेगी। अब जानते हैं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में। तो राज्य सरकार अधिनियम की धारा 25 के तहत राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले में एक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करेगी। जिन जिलों में जिला परिषद है वहां जिला प्रमुख ही सह अध्यक्ष होगा। अधिनियम में प्रावधान है कि राज्य सरकार अतिरिक्त जिला कलेक्टर स्तर के अधिकारी को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करेगी। आपदाओं के प्रबंधन में 3 चरण होते हैं। पहला, रोकथाम के उपाय द्वारा क्षेत्र को आपदा शून्य करना, आपदा से निपटने की तैयारी, और तीसरा, आपदा पश्चात राहत एवं बचाव तथा पुनर्वास। अब जानते हैं इतिहास की प्रमुख आपदाओं के बारे में। तो वह है पहले कश्मीर बाढ़, जो कि वर्ष 2014 में यह विपदा रही, बाढ़ आई
और इससे जो प्रभावित क्षेत्र थे वह थे श्रीनगर, बंदीपुर, राजौरी आदि। और इसमें मृत्यु दर थी 500 से अधिक। सितंबर 2014 में कश्मीर क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण कश्मीर के लोग बड़े पैमाने पर बाढ़ से पीड़ित हुए, जिसके कारण करीब 500 लोगों की मौत हो गई। सैकड़ों लोग भोजन और पानी के बिना ही अपने घरों में बहुत दिनों तक फंसे रहे। रिपोर्ट्स के अनुसार जम्मू और कश्मीर में 2600 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए थे। कश्मीर के 390 गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए थे। बाढ़ ने श्रीनगर के कई हिस्सों को भी जलमग्न कर दिया था। बाढ़ के कारण राज्य भर के लगभग 50 पुल भी क्षतिग्रस्त हुए थे और 5000 करोड़ से 6000 करोड़ की लगभग धन हानि भी हुई थी। अगली है विपदा उत्तराखंड में आकस्मिक बाढ़, तो जो कि वर्ष 2013 में घटित हुई। और इसके जो प्रभावित क्षेत्र थे गोविंद घाट, केदारधाम, रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी नेपाल। और मृत्यु दर थी इसमें 5000 से अधिक। तो वर्ष 2013 में उत्तराखंड को भारी और घातक बादलों के रूप में एक बड़ी विपत्तिपूर्ण प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा, जिसमें गंगा नदी में बाढ़ आ गई। अचानक भारी बारिश उत्तराखंड में खतरनाक भूस्खलन का कारण बनी, जिससे हजारों लोगों को मार दिया और हजारों लोग लापता हो गए। मौतों की संख्या 5700 होने का अनुमान था। 14 से 17 जून 2013 तक 4 दिनों के लंबे समय तक बाढ़ और भूस्खलन जारी रहा, जिसके कारण 1 लाख से अधिक तीर्थयात्री केदारनाथ की घाटियों में फंस गए थे। उत्तराखंड आकस्मिक बाढ़ भारत के इतिहास की सबसे विनाशकारी बाढ़ मानी जाती है। अगली है हिंद महासागर सुनामी, जो कि वर्ष 2004 में आई। और इससे प्रभावित क्षेत्र थे दक्षिण भारत के हिस्सों से लेकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, श्रीलंका, इंडोनेशिया आदि। और मृत्यु दर थी 2 लाख से अधिक। तो 2004 में एक बड़े भूकंप के बाद हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आई, जिससे भारत और पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, इंडोनेशिया में जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। भूकंप महासागर के केंद्र में प्रारंभ हुआ था, जिसने इस विनाशकारी सुनामी को जन्म दिया। इसकी तीव्रता 9.1 और 9.3 के बीच मापी गई थी और यह लगभग 10 मिनट के समय तक जारी रहा। एक रिपोर्ट के अनुसार यह रिकॉर्ड किया गया कि दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा यह भूकंप था। अगला है गुजरात भूकंप, जो कि वर्ष 2001 में आया। और प्रभावित क्षेत्र थे भुज, अहमदाबाद, गांधीनगर, कच्छ, सूरत, जिला सुरेंद्रनगर, जिला राजकोट, जामनगर और जोड़िया। इसमें मृत्यु दर थी 20,000 से अधिक। 26 जनवरी 2001 की सुबह गुजरात भारी भूकंप से प्रभावित हुआ था। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 7.6 से 7.9 की रेंज में थी और यह 2 मिनट तक जारी रहा था। इसका प्रभाव इतना बड़ा था कि लगभग 20,000 लोगों ने अपने जीवन को खो दिया। अनुमान यह है कि इस प्राकृतिक आपदा में लगभग 1,67,000 लोग घायल हुए थे और लगभग 4 लाख लोग बेघर हो गए थे। अगला है ओडिशा में महाचक्रवात, जो कि वर्ष 1999 में आया। प्रभावित क्षेत्र थे भद्रक, तटीय जिले केंद्रपारा, बालासोर, जगत सहपुर, पुरी, गंजम आदि। और मृत्यु दर थी 10,000 से अधिक। तो यह 1999 में ओडिशा राज्य को प्रभावित करने वाले सबसे खतरनाक तूफानों में से एक है। इसे पारादीप चक्रवात या सुपर चक्रवात 05B के रूप में जाना जाता है। यह चक्रवात 912 MB की चरम तीव्रता पर पहुंच गया था। तो यह उत्तर भारतीय बेसिन का सबसे मजबूत उष्णकटिबंधीय चक्रवात बन गया था। अगला है लातूर भूकंप, जो कि वर्ष 1993 में आया और प्रभावित क्षेत्र थे उस्मानाबाद और लातूर जिले। मृत्यु दर 20,000 से अधिक। वर्ष 1993 का यह सबसे घातक भूकंपों में से एक था, जिसने महाराष्ट्र के लातूर जिले को अधिक प्रभावित किया था। भूकंप की तीव्रता 6.4 रिक्टर पैमाने पर मापा गया था। महान अकाल, वर्ष 1976 से 1878 तक।
जो कि प्रभावित क्षेत्र मद्रास, मैसूर, हैदराबाद और बॉम्बे, और मृत्यु दर 3 करोड़। तो 1876 से 1878 में देश के दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में एक बड़ा अकाल पड़ा था और इस अकाल में लगभग 3 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। यह अकाल चीन में पहली बार शुरू हुआ और बाद में भारत में शुरू हुआ। 1876 और 1878 के बीच की अवधि में इसने लाखों लोगों को प्रभावित किया था। अगला है कोरिंगा चक्रवात। वर्ष 1839, प्रभावित क्षेत्र कोरिंगा जिला और मृत्यु 3.2 लाख लोग। आंध्र प्रदेश के कोरिंगा शहर के बंदरगाह में कोरिंगा चक्रवात से भारत अत्यधिक प्रभावित हुआ था। आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के छोटे से शहर कोरिंगा में इस चक्रवात ने तबाही मचाई थी, जिससे पूरे शहर को नष्ट कर दिया था। अगला है कलकत्ता चक्रवात, जो कि वर्ष 1737 में आया और प्रभावित क्षेत्र थे कलकत्ता के निचले इलाके और मृत्यु दर 3 लाख से अधिक। हुगली नदी चक्रवात, जिसने 1737 में कलकत्ता को प्रभावित किया था। बहुत से लोग मारे गए, बड़ी संख्या में जहाज़ों और लगभग 20,000 बंदरगाहों पर डाक क्षतिग्रस्त हो गए थे। इसे कलकत्ता चक्रवात के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि कलकत्ता क्षेत्र से निचले इलाके चक्रवात के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए थे। बंगाल अकाल, वर्ष 1970 और 1773, प्रभावित क्षेत्र बंगाल, ओडिशा, बिहार, मृत्यु दर 1 करोड़। यह अकाल 1770 से 1773 तक लगभग 3 वर्षों तक चला। तो देखिए दोस्तों, ये गलत टाइप हो गया है, माफ़ी चाहता हूँ। ये 1770 है और 1773, 1770 से 1773। भारत को अब तक प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है अकाल, भूख, प्यास और बीमारी के कारण लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। अब जानते हैं आपदा प्रबंधन के रूप में भूकंप। प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप सर्वाधिक विनाशक आपदा है, हालांकि उसका प्रबंध किया जा सकता है। भूकंप में भूमि कंपित होती है, अतः इसे एक प्रकार की भूगर्भीय प्रक्रिया भी कहा जा सकता है। वैज्ञानिकों का तो मानना है कि पृथ्वी पर प्रतिदिन लगभग 3.500 भूकंप के झटके आते हैं, परंतु पृथ्वी की सतह पर हमारे द्वारा इनमें से बहुत कम ही महसूस किए जाते हैं। वस्तुतः पृथ्वी के गर्भ में संचित अपार ऊर्जा के मुक्त होने से लहरें उत्पन्न होती हैं, जो भूकंपीय तरंगें कहलाती हैं। भूकंपीय तरंगों के पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पृथ्वी कांपने लगती है और इसे ही भूकंप कहा जाता है। भूगर्भ का वह स्थान जहां से यह प्रक्रिया प्रारंभ होती है भूकंप केंद्र कहलाता है और भूकंप केंद्र ही भूकंप की उत्पत्ति का स्थान होता है। भूकंप से धरती पर अनुलंब अधिकेंद्र कहलाता है। भूकंपीय तरंगों का पहला झटका अधिकेंद्र पर ही लगता है और अधिकेंद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे भूकंप का प्रभाव घटता जाता है। भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं: प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग तथा सतही तरंग। इन तीनों तरंगों में भूकंप के समय सबसे अधिक क्षति सतही तरंग से होती है। भूकंपीय तरंगों की गति रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। इसके लिए उपयोग में आने वाला यंत्र भूकंप लेखी यंत्र या सिस्मोग्राफ कहलाता है। यह उल्लेखनीय है कि भूकंप के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम एक अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने रिक्टर स्केल का आविष्कार किया था। भूकंपीय झटके का दूसरा कारण पृथ्वी के प्लेटों का अपने स्थान से खिसकना है। पृथ्वी की सतह को 6 भूखंडों में विभाजित किया गया है। सभी भूखंड अलग अलग प्लेट कहलाते हैं। प्लेट में महाद्वीप तथा महासागर दोनों की सतहें सम्मिलित हैं। महाद्वीप की सतह पर प्लेट की मोटाई करीब 70 किलोमीटर है तथा महासागर की प्लेट की मोटाई 10 से 15 किलोमीटर। कभी कभी पृथ्वी की
एक प्लेट दूसरे प्लेट के सापेक्ष खिसक जाती है, जिसके कारण पृथ्वी के उस भाग में कंपन होता है और यही कंपन भूकंप कहलाता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य, उत्तरी बिहार, उत्तरांचल, पूर्वी दिल्ली क्षेत्र तथा कश्मीर भूकंप की अधिक संभावना वाले राज्य हैं। इसके लिए प्रबंधन क्या है? प्रबंधन में भूकंप आने से पहले कोई चेतावनी नहीं देती है। विपत्ति के समय काम आने वाली आवश्यक वस्तुओं जैसे पानी की बोतल, वैसा भोजन जो जल्दी खराब ना हो जैसे चूड़ा, गुड़ आदि। प्राथमिक उपचार बॉक्स, टॉर्च, बैटरी से चलने वाले रेडियो इत्यादि हमेशा किसी निश्चित और आसानी से मिलने वाली जगह पर रखें। परिवार के सभी सदस्यों को बिजली और गैस बंद करना सिखाएं। घर में ऐसी जगहों को ढूंढें कि भूकंप के दौरान सुरक्षा प्रदान कर सकें। अपने घर की संरचना में भूकंप से सुरक्षित मापदंडों को ध्यान रखकर फेरबदल करें। नींव व बनावट ढांचा को मजबूत बनाएं। कच्चे मकान में भी कुछ आवश्यक फेरबदल कर मजबूत बनाया जा सकता है। भूकंप के दौरान टेबल, पलंग या मजबूत व सुदृढ़ फर्नीचर के नीचे चले जाएं। फर्श के नज़दीक रहें, बैठ जाएं या लेट जाएं। संतुलन के लिए फर्नीचर को कसकर पकड़ लें। अगर आसपास कोई मजबूत फर्नीचर ना हो तो फर्श पर बैठ जाएं तथा संतुलन के लिए किसी मजबूत दीवार के पास अपने हाथों को फर्श पर रखें। दरवाजे के रास्ते में ना खड़े रहें, क्योंकि हड़बड़ाहट में झटके से दरवाज़ा गिर सकता है। भूकंप के दौरान उड़ते हुए सामानों से भी चोट लग सकती है। खिड़की, आईना, किताब के तख्ते तथा या अन्य किसी भारी वस्तु से दूर चले जाएं। अगर आप पलंग पर हैं तो वहीं रहें और अपने आप को तकिए व कंबल से ढक लें। अगर कच्चे मकान में रह रहे हैं तो तुरंत ऐसी खुली जगह चले जाएं जहां पेड़ या बिजली या टेलीफोन के पोल ना हो। भूकंप के दौरान यदि आप बाहर हैं तो तुरंत खुली जगह पर चले जाएं। बड़ी बिल्डिंग, बिजली के पोल, बड़े पेड़ या बिजली या टेलीफोन के तार से दूर रहें। जब तक भूकंप खत्म ना हो जाए खुली जगह में रहें। यदि भूकंप से आपका घर बुरी तरह टूट चुका है तो पानी, सूखा खाना, जरूरी दवा, कागजों को लेकर घर छोड़ दें। उन जगहों से दूर रहें जहां बिजली के तार बिखरे हुए हैं तथा ऐसी किसी धातु की वस्तुओं को ना छुएं जो बिजली के तार के संपर्क में है। दोबारा टूटे घर में प्रवेश ना करें और किसी भी क्षतिग्रस्त इमारत से दूर रहें। भूकंप के बाद अपनी निजी सुरक्षा के लिए निम्न सावधानियां बरतनी अति आवश्यक है। तो कौन कौन सी हैं? मलबे से बचाव के लिए जूता या चप्पल पहनें। मोमबत्ती या लालटेन की जगह टॉर्च का प्रयोग करें। अग्नि दुर्घटना की संभावना परखें, एहतियात बरतें। घायल व फंसे लोगों की मदद करें। जहां ज़रूरत हो प्राथमिक उपचार दें। बुरी तरह घायल को तब तक ना हिलाएं जब तक कि अति आवश्यक ना हो। मदद के लिए आवाज़ दें। अपने पड़ोसियों की मदद करना ना भूलें, खासकर बच्चे, बूढ़े व विकलांग। आपातकालीन सूचना के लिए बैटरी से चलने वाले रेडियो सुनें। क्षतिग्रस्त इमारत से दूर रहें। घर तब ही वापस लौटें जब तक अधिकारी ना कहे। घर साफ करें तथा उस क्षेत्र में ना जाएं जहां किसी गैस या गैस रिसाव की आवाज़ सुनाई दे। खिड़कियां खोल दें। गैस सिलेंडर बंद कर दें। तुरंत घर से बाहर निकल जाएं। पानी के पाइपलाइन में कोई क्षति हुई है या नहीं देखें। अगर कोई क्षति हुई तो उसे पानी का इस्तेमाल ना करें। सार रूप में भूकंप के पूर्व, भूकंप के दौरान तथा उसके द्वारा प्रबंधित क्षति को कम किया जा सकता है तो बचा भी जा सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।